हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे ई क्लास में। और आज हम हमारे हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 20 जिसका नाम है विशेषण, इसे पढ़ेंगे। तो विशेषण क्या होते हैं, जिसे कि आप इंग्लिश में एडजेक्टिव भी बोलते हैं। तो विशेषण होते हैं कि जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताए, इसलिए इसकी परिभाषा भी ऐसी ही होगी। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब विशेष्य किसे कहते हैं? तो जिन विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं वो विशेष्य कहलाते हैं, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिसकी कि हम विशेषता बता रहे हैं, तो वही विशेष्य होते हैं। जैसे कि राधा सुंदर और बुद्धिमान लड़की है, तो इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है? राधा की। इसीलिए राधा यहाँ विशेष्य होंगी और सुंदर और बुद्धिमान विशेषण होगा। अब हम देखते हैं विशेषण के भेद। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं, 4 प्रकार होते हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक या संकेतवाचक। अब आगे देखते हैं गुणवाचक विशेषण। तो जिन विशेषण शब्दों से हमें संज्ञा सर्वनाम के रंग, रूप, आकार, प्रकार, गुण, दोष, काल, स्थान, दिशा, स्वाद, गंध और स्वभाव आदि से संबंधित विशेषता का बोध हो, तो वो गुणवाचक कहलाते हैं। अब देखिए, इनसे रिलेटेड एक पूरी सारणी आपको बताई जा रही है कि इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आ सकते हैं विशेषण के रूप में। तो देखिए, ये दिया हुआ है गुण, दोष, स्थान, आकार, रंग, समय, दशा, स्वाद, गंध, स्पर्श। तो इन सबको आप इससे देखकर एक बार रीड करिए, ठीक है। अब सेकंड है संख्यावाचक। तो इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें संख्या के या क्रम का बोध होता है। तो जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की संख्या या क्रम का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे पास 2 खिलौने हैं, तो यहाँ पर संख्या बताई जा रही है। कुछ बच्चे दौड़ रहे हैं, तो यहाँ पर भी संख्या का बोध हो रहा है। लेकिन अब निश्चित है कि अनिश्चित है, ये 2 प्रकार की चीज़ें हमको समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, इसके इसी आधार पर 2 भाग भी कर दिए गए हैं, जिसे कहते हैं निश्चित संख्यावाचक और सेकंड है अनिश्चित संख्यावाचक। अब निश्चित से आप लोग को समझ में ही आ जाना चाहिए कि जिसमें निश्चित कन्फर्म संख्या का बोध हो उन्हें निश्चित संख्यावाचक कहेंगे। जैसे कि 4 पुस्तकें, 2 लड़कियाँ, 5 पांडव, 1 गिलास पानी, ये सब एक निश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं। और इसके विपरीत जिसमें निश्चित संख्या का बोध न हो उन्हें हम अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं। जैसे कि थोड़े फूल, कुछ बच्चे, अनेक लोग, कुछ पुस्तकें। तो इसमें हमको निश्चित संख्या नहीं पता चल रही, इसलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक है। अब विशेषण का तीसरा प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। और इसमें आपको संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के मापतोल की विशेषता का बोध होता है। जैसे कि 10 किलो गेहूँ, इसमें आपको एक मापतोल दिखाई दे रहा है, नाप दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा दूध, इसमें भी आपको मात्रा का पता चल रहा है। तो जिसमें भी परिमाण अथवा नापतोल का बोध हो वहाँ पर आप परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। इसको भी 2 भाग में बांटा गया है, एक निश्चित परिमाणवाचक और एक अनिश्चित परिमाणवाचक। सेम एज इट इज़ रहेगा। जिसमें निश्चित मापतोल का बोध हो उन्हें निश्चित परिमाण, और जिसमें निश्चित मात्रा का बोध ना हो वहाँ अनिश्चित। कैसे? जैसे 1 लीटर तेल, यहाँ पर अनिश्चित में हम उसी को क्या बोलेंगे? थोड़ा तेल। 1 किलो आटा, बहुत आटा। 1.25 मीटर कपड़ा, थोड़ा कपड़ा। तो इस प्रकार से मात्रा का यहाँ बोध होता है और निश्चित में अनिश्चित में नहीं होता, ठीक है। अब नेक्स्ट है लास्ट सार्वनामिक विशेषण। तो जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर यह घर मेरा है, तो यहाँ पर
जो सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त हो रहा है, यह सर्वनाम होता है। उस बगीचे में फूल खिले हैं तो उस सर्वनाम होता है। तो जो सर्वनाम विशेषण के रूप में दिखाई दे वहाँ पर सार्वनामिक होता है और इसे ही संकेतवाचक भी कहते हैं। जैसे कि यह घर मेरा है, तो इसमें आपको एक संकेत मिल रहा है। उस बगीचे में, इसमें भी आपको संकेत का बोध हो रहा है। तो जिन वाक्यों में आपको संकेत का भी बोध हो तो इसे हम संकेतवाचक भी कहते हैं। और सर्वनाम के जस्ट बाद आपको संज्ञा दिखाई दे तो आप उसे सार्वनामिक विशेषण कह सकते हैं। तो इस प्रकार ये थे चारों प्रकार। अब संख्यावाचक विशेषण और परिणामवाचक विशेषण में आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि संख्यावाचक में आपको संख्या का बोध होता है, लेकिन परिमाणवाचक में आपको मापतौल, संख्या की मापतौल का ही बोध होगा, नहीं तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 7 बच्चे अगर आया तो संख्यावाचक होगा, लेकिन 7 किलो आटा आया तो वहाँ आप परिमाणवाचक बोलोगे। ठीक है। थोड़े ही लोग आए थे तो आप उन्हें गिन सकते हो, थोड़े अनिश्चित में आएगा। लेकिन अगर थोड़ी सी चीनी बोले तो आप उसको परिमाण के अंतर्गत लेना ही है। अब सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर देख लीजिए। सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है, जबकि सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग संज्ञा से पहले आकर संज्ञा की ओर संकेत करता है, जो कि चीज़ मैंने अभी आपको बताई हूँ कि इसके बाद अगर आपको संज्ञा दिख रही है तो आप उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह पुस्तक मोटी है, यह सर्वनाम है, उसके जस्ट बाद आपको संज्ञा दिखाई दे रहा है तो यहाँ सार्वनामिक विशेषण हुआ। ठीक है। यह मिलने आई है, तो यहाँ आपको यह के बाद संज्ञा नहीं दिख रही है, क्रिया दिख रही है। तो अगर संज्ञा के बाद, सर्वनाम के बाद अगर आपको संज्ञा न दिखे तो वो सर्वनाम के रूप में है। ये अंतर आपको ध्यान में रखना ही है। अब नेक्स्ट है प्रविशेषण। तो प्रविशेषण क्या होता है? जो शब्द विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताए उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। कैसे? देखिए, जैसे कि पहला एक उदाहरण दिया हुआ है, वह लड़का बहुत परिश्रमी है। तो परिश्रमी या तो उसका विशेषण हो गया, लेकिन बहुत जो लगाया गया है उसकी भी विशेषता बता रहा है, विशेषण की विशेषता बताई जा रही है, तो इसलिए यहाँ बहुत प्रविशेषण हो गया। ठीक है। गहरी लाल रंग की टोपी लो, तो लाल रंग तो विशेषण में हो गया, लेकिन उसकी भी विशेषता बताई जा रही है गहरी शब्द के द्वारा, तो यहाँ गहरी जो है वो प्रविशेषण कहलाएगा। तो जो शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता बताएं वह प्रविशेषण होते हैं। अब आपको कुछ चार्ट दिए गए हैं जिसमें संज्ञा शब्द और संज्ञा शब्दों की रूप रचना लिंग वचन के अनुसार किस प्रकार परिवर्तित होती है, सब चीज़ें एक वचन में, बहुवचन में, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, ये सारा चार्ट के द्वारा आपको बताया गया है। तो इन सब को आपको एक बार रीड करना है। ठीक है। ये देखिए, ये सारा दिया हुआ है, इनको जस्ट एक बार पढ़ लीजिएगा। अब है लास्ट टॉपिक, विशेषण की अवस्थाएं। तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं जिसको कि आप लोग डिग्री के रूप में इंग्लिश में पढ़ते हो। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है। तो यही विशेषण की अवस्थाएं हैं। तो जो मूलावस्था होती है इसमें एक ही प्राणी या वस्तु की विशेषता बताई जाती है। उत्तरावस्था में 2 वस्तु, व्यक्ति, स्थानों की तुलना की जाती है आपस में, और उत्तमावस्था में किसी 2 व्यक्ति, वस्तु, स्थान को सबसे अच्छा, उत्तम या सबसे बुरा इस प्रकार से बताया जाता है, तो वह कहलाता है उत्तमावस्था। जैसे एक उदाहरण यहाँ दिया है, अमिताभ बच्चन लंबा है, तो यहाँ एक ही प्राणी के बारे में बोला जा रही है, उसकी विशेषता बताई जा रही है, तो ये मूलावस्था हो गई। ठीक है। अब सेकंड में देखिए, मेरी मम्मी मेरी दादी से लंबी है, मतलब 2 व्यक्तियों में तुलना की जा रही है, तो ये उत्तरावस्था हो गई। अब तीसरे में देखिए, विनायक कक्षा में सबसे बुद्धिमान है, तो ये सबसे बेस्ट
ऐसा उससे अलावा कोई दूसरी चीज़ ही नहीं है। तो जब एक ही व्यक्ति का सबसे अच्छा गुण या सबसे बुरा गुण जो भी बता दिया जाए तो वहाँ पर उत्तमावस्था होती है। और इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि उत्तरावस्था में शब्द के अंत में तर प्रत्यय जुड़ता है तथा उत्तमावस्था में तम प्रत्यय जुड़ता है। ये देखिए आपको इसमें सारणी में ये उदाहरण भी कुछ दिए गए हैं। तो इस प्रकार इस चैप्टर में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी है। विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के प्रकार क्या होते हैं, प्रविशेषण क्या होता है और विशेषण की अवस्थाएं। तो यहाँ पर ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। इसके सारे क्वेश्चन आंसर आपको भेज दिए गए हैं। आप इस वीडियो को अच्छे से फिर से सुनिए और चैप्टर को समझिए। बहुत इजी चैप्टर है जिसको आपने पिछली क्लासों में भी इस टॉपिक को पढ़ा है। ठीक है, ओके स्टूडेंट।